हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखें इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन नंबर बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि स्क्रू थ्रेड के हमको प्रभावी व्यास को मापना है। यही क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले वीडियो में भी मिल सकता है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्योंकि जहाँ पे स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास की बात होगी तो वहाँ पे आप किसके द्वारा मापोगे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा मापोगे। आगे चलते हैं हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन में। 122 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। डायग्राम दिया है। ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी स्टेम, ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर, ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। तो यहाँ पे बात किसकी गई है, इस भाग की बात की गई है एक्स। तो ये कौन सा पार्ट है, तो ये जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है ऑप्शन नंबर डी प्लंजर होता है। अब इसका हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। चलिए, ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो डायग्राम है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका प्लंजर हो गया और ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका है बॉल कांटेक्ट पॉइंट। बॉल कांटेक्ट पॉइंट है ये आपका क्या है, रेवोल्यूशन काउंटर। क्या है, रेवोल्यूशन काउंटर, मतलब ये रोटेट करता है 360 में। और ये आपका जो कहलाता है ये आपका है डायल एडजस्टिंग स्क्रू। क्या है, डायल एडजस्टिंग स्क्रू है। ये आपका बाहरी केस है, ये आपकी निडल जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटर भी बोला जाता है। कवर और बैक है ये आपका क्या है, डायल। डायल कौन सा पार्ट है, ये आपका डायल पार्ट है। तो अगर हम लोग डायल गेज की बात करेंगे तो ये जो होता है, ये जो आपका टूल है, ये कैसा टूल है, ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका ये होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको फ्लैटनेस या समतलता बोला जाता है, जिसको जो हमको ये फ्लैटनेस मापनी हो, या फिर हमको समांतरता मापनी हो, या हमको सीधापन जिसे बोला जाता है स्ट्रेटनेस मापनी हो, या फिर हमको जो ओवलनेस जिसे बोलते हैं अंडे के आकार में, तो उसको बोला जाता है ओवलनेस। तो ओवलनेस जहाँ पे हमको मापनी हो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करेंगे जो मेज़र सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जो लेथ मशीन होती है हमारी, उसमें जब हम कोई जॉब सेट करते हैं तो उसको सेंटर जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, वो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा ही यूज़ करते हैं। तो लेथ मशीन में लगे जॉब का सेंटर को चेक करने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें और अगर इसमें और भी कुछ जानकारी की बात करेंगे तो ये जो इसमें जो मैकेनिज्म लगी होती है, तो ये प्लंजर टाइप वाले जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होती है कैसी होती है, रैक एंड पिनियन। कैसी मैकेनिज्म होती है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पे ये कार्य करता है। और लीस्ट काउंट की अगर हम बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है अल्पत मांग, तो अगर अल्पत मांग की बात करेंगे तो इसका मीट्रिक में जो होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर। और अगर ब्रिटिश की हम लोग बात करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंचेस होता है। अगर हम बात करते हैं कि जब ये पॉइंटर, जो ये पॉइंटर अंदर लगा हुआ है, ये पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे ये आपका पॉइंटर है। अगर ये घूमेगा कैसा, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमता है तो रीडिंग कैसी देगा, ये रीडिंग देगा पॉजिटिव। जब भी पॉइंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो रीडिंग देगा पॉजिटिव। और जब भी कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा तो रीडिंग देगा निगेटिव। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये बात को, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है कि
आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसका जो इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा कि जो आकार की बात कर रहा है तो आकार के आगे है 25H7। मतलब ये क्वेश्चन है आपका कि 25H7 आकार की निचली सीमा क्या है। कौन सी सीमा? निचली सीमा, जिसे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन कैसे शुरू होगा? 25H7 आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 24.85 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 24.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25.00 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 25.021 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जब निचली सीमा की ये बात करेगा तो निचली सीमा कितनी होगी हमारी? ऑप्शन नंबर सी 25.00 मिलीमीटर इसकी निचली सीमा है। आगे चलते हैं हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बाईलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी यूनिलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी होल बेसिस सिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास दो सिस्टम होता है, होल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस। तो यहाँ क्या बोला गया है कि छेद जो होल है उसको स्थिर रखा गया है। होल को क्या करा गया है? स्थिर रखा गया है। और सॉफ्ट को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, फॉर सॉफ्ट की डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? होल तो आपका फिक्स है लेकिन सॉफ्ट आपकी फिक्स नहीं है। तो जब भी होल फिक्स्ड होगा तो वो सिस्टम कैसा होगा? वो सिस्टम होगा 124 का सी नंबर ऑप्शन होल बेसिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा? होल बेसिस सिस्टम आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिस साइज के बीच अंतर क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विचलन, ऑप्शन नंबर बी सहनशीलता जिसे बोला जाता है टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल डेविएशन या फिर ऑप्शन नंबर डी अपर डेविएशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया? वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज। जब भी वास्तविक आकार और बेसिक साइज के बीच में क्या निकालना है हमको? अंतर, बीजगणितीय अंतर की बात करेगा तो वहाँ पे जो राइट आंसर कैसा होगा? वास्तविक विचलन का, मतलब एक्चुअल डेविएशन का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो वास्तविक आकार और बेसिक साइज के बीच जो बीजगणितीय अंतर होता है वो कहलाता है हमारा वास्तविक विचलन या फिर एक्चुअल डेविएशन। आगे चलते हैं हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। इसमें बोला गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए चक, ऑप्शन नंबर बी है स्टैंड, ऑप्शन नंबर सी है टूल रेस्ट और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बेंच वाइज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो अंग है वो क्या है आपका? वो है स्टैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। स्टैंड पे ही उसको फिट करके मेजरिंग एक की जाती है। और कैसा इंस्ट्रूमेंट है डायल टेस्ट? ये एक होता है कैसा है? प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम स्टैंड की बात करें कि भैया हम लोग स्टैंड तो प्रयोग कर रहे हैं, स्टैंड कितने तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं? तो हमारे पास जो स्टैंड होते हैं वो 3 प्रकार के स्टैंड होते हैं इसको यूज़ करने के लिए। जो पहला होता है, पहला क्या होता है? पहला होता है मैग्नेटिक स्टैंड विद यूनिवर्सल क्लैंप। कैसा होता है? यूनिवर्सल क्लैंप के साथ। मैग्नेटिक स्टैंड होता है यूनिवर्सल क्लैंप के साथ। जो दूसरा होता है वो भी मैग्नेटिक स्टैंड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल क्लैंप, मतलब उसकी जो लेग होती है या वो सॉफ्ट जो लेग होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल टाइप की उसकी होती है। अगर तीसरे की हम लोग बात करेंगे, तीसरा कैसा होता है? तीसरा जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको बोला जाता है कि जनरल पर्पस होल्डर विद कास्ट आयरन बेस। मतलब उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? कास्ट आयरन बेस आपका होता है। कास्ट आयरन बेस का प्रयोग किया जाए। तो स्टैंड हमारे पास कितने हो गए? 3 प्रकार के हमारे स्टैंड हो गए। एक होता है मैग्नेटिक स्टैंड विद यूनिवर्सल क्लैंप, दूसरा होता है मैग्नेटिक स्टैंड विद फ्लेक्सिबल क्लैंप और तीसरा होता है जनरल पर्पस होल्डर विद कास्ट आयरन बेस। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में।
इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है छोटे व्यास के छिद्रों को और छेद के किनारों को डीबर करने के लिए किस खुरचनी या स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर डी बुल नोज स्क्रैपर। तो यहाँ पे बात किसका किया गया है कि जहाँ पे छोटे व्यास के जो छिद्र होते हैं उनकी बात की गई है, और दूसरा क्या है, छेद के जो किनारे होते हैं उसमें बर आदि जो होते हैं उनको निकालने के लिए कौन सा आपकी खुरचनी या स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय हम लोग जो स्क्रैपर प्रयोग करते हैं वो स्क्रैपर होता है हमारा ट्रायंगुलर स्क्रैपर होता है। कैसा स्क्रैपर होता है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि बड़ी बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। बड़ी बेरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस, यहाँ पे सतह नहीं होगा, यहाँ पे जो बोला सतह नहीं है, यहाँ पे किस स्क्रैपर या खुरचुनी का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा यहाँ पे, स्क्रैपर आप लोग लिख लीजिएगा। तो बड़े बेरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर स्क्रैपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुल नोज स्क्रैपर। तो यहाँ पे जो बात की गई, यहाँ बात की गई है बड़ी बेरिंग। कौन सी बात की है, बड़ी बेरिंग की जो सतह होती है उसको हमको क्या करना है, स्क्रैप करना है या फिर खुरचुना है। तो कौन सा स्क्रैपर प्रयोग होता है, तो बड़ी बेरिंग के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं वो है आपका बुल नोज स्क्रैपर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बुल नोज स्क्रैपर सही है। अब देखते हैं ये बुल नोज स्क्रैपर जो होता है ये देखने में कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए जो स्क्रैपर आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है ये कैसा है, बुल नोज। इसका आप नोज देखोगे तो कैसा है, ऐसा सिलेंड्रिकल, सॉरी वृत्ताकार, सर्कुलर है, सर्कुलर होता है। तो अगर बुल नोज स्क्रैपर की हम बात करेंगे तो इसकी जो कटिंग एज, या आप देखो यहीं से कटिंग हो रही है ना, तो इसकी कटिंग एज कैसी है, वृत्ताकार डिस्क के, कैसी है हमारी, सर्कुलर डिस्क के आकार की इसकी जो होती है कटिंग एज होती है। अब कटिंग एज तो होती है, अब कटिंग एज कितनी होती है, जो सर्कुलर डिस्क है इसमें जो इसका जो 2/3 भाग होता है, कितना होता है, 2/3 जो भाग होता है वो भाग ही कटिंग एज का काम करता है, वो भाग ही क्या करता है, कटिंग एज का काम करता है, या कह सकते हैं 2/3 भाग ही कटिंग एज होता है। अब अगर बात करेंगे तो बेयरिंग जो सरफेस होगी, ये मान लो बेयरिंग लगी है, शेल बेयरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेयरिंग लगी हुई है आपकी। अब इसमें बेयरिंग की जो मूवमेंट होती है वो कैसी मूवमेंट होगी, किस चीज़ की मूवमेंट की यहाँ बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है जो ये स्क्रैपर है इसकी मूवमेंट की। तो इसकी जो मूवमेंट होती है बेयरिंग सरफेस पर वो होती है हमारी, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी कैसी होती है, सरकमफ्रेंशियल होती है। कैसी होती है, सरकमफ्रेंशियल। तो दो मूवमेंट करते हैं हम लोग, एक लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के द्वारा और दूसरा सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट के द्वारा हम लोग स्क्रैपिंग प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बुल नोज स्क्रैपर। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी बेसिक साइज जिसे बोलते हैं मूल आकार, ऑप्शन नंबर सी लिमिट ऑफ साइज, ऑप्शन नंबर डी अपर डिवीजन या अपर विचलन। तो यहाँ पे देखिए बात क्या किया गया, इसमें बोला गया है कि जो कोई भी साइज है, मतलब आकार है कोई भी, उसकी अधिकतम सीमा मतलब मैक्सिमम लिमिट और न्यूनतम सीमा लोअर लिमिट, जब भी अधिकतम सीमा मतलब या न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर पूछेगा, जब भी मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट के बीच का अंतर जब पूछेगा तो वहाँ पे किसकी बात कर रहा होगा, वहाँ बात कर रहा होगा ऑप्शन नंबर ए टॉलरेंस की। तो मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है हमारा टॉलरेंस। और टॉलरेंस होता क्या है, टॉलरेंस को चलिए हम लोग देख लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के बीच का अंतर टॉलरेंस कहलाता होगा। सीधी बात है, अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के बीच का अंतर टॉलरेंस कहलाता है। अब जो टॉलरेंस होता है, जो लिमिट होती है, लिमिट तो हमारी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, लेकिन जो टॉलरेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा धनात्मक होगी, ये ध्यान दीजिएगा। लिमिट हमारी जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टॉलरेंस हमारी जो होती है वो हमेशा धनात्मक रहती है, तथा इसमें कोई भी चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह नहीं, जो यहाँ पे जैसे लिमिट में क्या प्लस और माइनस प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग करेंगे।
यहाँ हमेशा ये धनात्मक में ही रहती है। अगर हम टाइप्स की अगर हम बात कर लें, अगर हम टाइप्स की इसकी बात करें कि भैया ये जो टॉलरेंस होती है कितने टाइप की होती है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की टॉलरेंस हमारे पास होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर पहले की बात करेंगे तो पहली जो होती है वो होती है हमारी यूनिलैटरल, यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसमें क्या होता है, मूल माप के एक और जो टॉलरेंस ली जाती है, जो लिमिट ली जाती है, उसको बोला जाता है हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस। दूसरी जो होती है वो होती है बाईलैटरल टॉलरेंस, जो मूल माप होती है उसके दोनों ओर जो लिमिट लोगे वो आपकी क्या होती है, बाईलैटरल। और तीसरी होती है हमारी फंडामेंटल। कैसी होती है? फंडामेंटल टॉलरेंस होती है। तो 3 टॉलरेंस हमारे पास हो गई यहाँ पर, अरे यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरी बाईलैटरल और तीसरी होती है फंडामेंटल टॉलरेंस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस। आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन बोला गया है टॉलरेंस किस ग्रेड की है। तो पहली बात, जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको मैंने नए क्वेश्चन में तब्दील किया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नए क्वेश्चन को। ये आपका सही क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन सही है लेकिन उसका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन क्या है आपका, 130 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्ट के बेसिक साइज पर जब एक तरफ की टॉलरेंस दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यूनिलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर बी बाईलैटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल टॉलरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है बेसिक साइज के एक तरफ, मतलब बेसिक जो साइज होती है उसके एक तरफ जब भी आप टॉलरेंस देते हो तो यहाँ पे क्या हो, एक लिमिट आ रही ना आपकी, एक ही तरफ आ रही लिमिट, तो वो कौन सी टॉलरेंस होगी? वो होगी यूनिलैटरल टॉलरेंस होती है। अगर मान लो बेसिक साइज के दोनों तरफ दे देते तब क्या होता? तब होती है आपकी बाईलैटरल टॉलरेंस। तो चलिए चलते हैं मेन अपने क्वेश्चन में। 131 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर है और विचलन, विचलन मतलब क्या होता है? तो विचलन यहाँ जो बोल रहा है, डेविएशन की बात कर रहा है यहाँ पे, कितना है हमारे पास? 0.2 मिलीमीटर है। तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो 25.2 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 24.8 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25.02 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 24.08 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा समझते हैं इसको। यहाँ बोला गया छेद का बेसिक साइज आपको दे रखा है, बेसिक साइज कितना दे रखा है? 25 मिलीमीटर। और विचलन कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। विचलन मतलब क्या दे रखा है? लिमिट आपको दे रखी है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में क्या दिया है? प्लस माइनस 0.02 दे रखा है, 0.2 मिलीमीटर, यही आपकी क्या है? लिमिट है। तो प्लस वाली हो गई अपर हो गई और माइनस वाली क्या होगी? लोअर लिमिट हो गई। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या? यहाँ हमको पूछा अधिकतम लिमिट। जब भी अधिकतम लिमिट की बात करेगा तो आपको क्या करना है कि जो बेसिक साइज है कितना है यहाँ पे? 25 है, 25 होता है, उसमें क्या करोगे? प्लस वाला जोड़ दोगे, प्लस इधर कितना है? 0.2। तो 0.2 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 25.2 मिलीमीटर। तो ये जो आएगा 25.2 मिलीमीटर, यही आपका राइट आंसर है। ये क्या है? अधिकतम लिमिट की है, ये अधिकतम लिमिट। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही है। अब अगर बात कर देता यहाँ पे, मान लो अब बात कर देता वो लोअर लिमिट की, यहाँ तो अधिकतम बोला था, अब बात कर देता न्यूनतम लिमिट की बात कर, तब क्या करते हैं हम लोग? तब हम लोग करते 25 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 0.2, तब कितना आता है? तब आता 24.98 मिलीमीटर। तो ये राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपको अधिकतम लिमिट पूछी गई, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 132 में। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या बोला गया है? भाग x का नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है, x की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी स्टेम, ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर और ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लंजर है। तो एक्स वाला पार्ट क्या है? आपका प्लंजर है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
133 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जो ये यंत्र डायग्राम में दिखाया गया है, इस यंत्र का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि ये कैसा है, ये डायग्राम जो है ये एक डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का। लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक प्लंजर होता है, एक ये होता है हमारा जो होता है लीवर टाइप का। तो यहाँ बात करते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन तो हम लोग देख लिया, अब आंसर ऑप्शन देख लें तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए बोला गया है डायल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवल टाइप, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लीवर टाइप आपका सही है। ये जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है कैसा है? लीवर टाइप होता है। अब लीवर टाइप तो होता है, अब इसमें प्लंजर की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पे जो प्लंजर की जगह पे हम लोग ये जो पार्ट है ये क्या है आपका? ये है स्टाइलस। क्या होता है ये? स्टाइलस का हम लोग प्रयोग करते हैं प्लंजर की जगह पे। अगर हम लोग बात करेंगे चाल की, तो इसमें चाल का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो लीवर और स्क्रॉल मैकेनिज्म के द्वारा होता है। वहाँ पे रैक और पिनियन के द्वारा होता था प्लंजर वाले में, यहाँ पे किसके द्वारा होता है? लीवर और स्क्रॉल मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लीवर टाइप का है ये। आगे चलते हैं हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया फिट का नाम क्या है? ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन नंबर बी श्रिंकेज फिट, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस फिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ जब आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे दो लाइनें आपको एक ये दिख रही होंगी, दोनों के बीच में क्या है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव है, मतलब क्या है? ओवरलैप कर रही है। तो इस कंडीशन में जो इसके बीच में जो फिट होगी वो कौन सी फिट होगी? ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरेंस फिट आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है 135 नंबर क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है यदि ड्राइंग पर आकार है और आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी? तो ड्राइंग की माप की बात कर रहा है यहाँ पे। ये क्या दे रखा है? ये आपकी वैल्यू दे रखा है, ये आपको ड्राइंग पर दिखाया गया है। तो अधिकतम सीमा की यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो कि दोनों वैल्यू जो लिमिट दे रखी है कितनी है? माइनस में ही दोनों है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला अगर -0.12 ले लेते हैं, अगर 20 में से माइनस हो जाएगा 0.12, तो कितना बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ बचेगा 19.988 बचेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर हम लोग 20 में से कितना माइनस कर देंगे? यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देंगे 0.21, अगर माइनस करें तो कितना बचेगा? इस समय बचेगा आपका 19.979। कितना बचेगा? 19.979 आपका बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे अधिकतम सीमा पूछी गई है। अब अगर दोनों वैल्यू की अगर हम लोग तुलना करें तो पहली वैल्यू क्या आई थी? जब हम लोगों ने 0.12 लिया था, क्या आया था? यहाँ पे आया था हमारा 19.988 आया था आपका। ठीक है। और जब हम लोगों ने ये 0.12 लिया था, 0.21 लिया था, तब क्या आया था? 19.979 लिया था। अब इसमें जो वैल्यू ज़्यादा कौन सी है? अधिकतम सीमा की बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा तो आपकी यही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये ऊपर वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि अधिकतम सीमा की बात की गई है। तो वहाँ 19.988 आपका अधिकतम सीमा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।